Welcome all to ICRA IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is a special session for decoding the syllabus. हम जब भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जब हम यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो एक सब कहते हैं सिलेबस को जानो, पीवाईक्यूज को जानो, अखबारों को जानो, और ये एक बिल्कुल अनडिनाएबल ट्रुथ है यूपीएससी की प्रिपरेशन का, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन का, कि आपके तीन ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं इस पूरे प्रोसेस में। पहला है सिलेबस, दूसरा है पीवाईक्यूज और तीसरा है आपका जो करंट अफेयर, अखबार, जो भी जिस तरीके से आप उससे डील कर रहे हैं वो। कहना आसान है सर सिलेबस, और सिलेबस उससे ज्यादा आसान है यूपीएससी ने जो जीएस1, खासतौर पे जीएस1 का जो सिलेबस दे रखा है, एक पैराग्राफ का सिलेबस है जो हमको देखना है। हम प्रीलिम्स की बात करेंगे आज, क्योंकि प्रीलिम्स इज द बिगेस्ट हर्डल। उसके बाद हम देखेंगे आज की क्या अप्रोच होनी चाहिए। हम आज बात करेंगे हिस्ट्री की, हिस्ट्री के सिलेबस को डिकोड करेंगे, क्या उसके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हम उनको देखेंगे, और फिर उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आपको उस सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, सर वेरी सिंपल, जीएस1 का सिलेबस जो है बहुत आसान सा जो है लैंग्वेज में इन्होंने बना दिया यूपीएससी ने। उन्होंने कहा कि what should be the syllabus? Sir, this is the syllabus. शुरुआत करी उन्होंने करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, और ये आता है हमारा सेकंड पॉइंट पे, हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। बस सिर्फ इतनी सी कहानी लिखी हुई है यहां पर। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हदें क्या है, वी डोंट नो। यूपीएससी का सिलेबस सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, उनके नोटिफिकेशन में इससे ज्यादा नहीं लिखा हुआ होता प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में। मेंस का सिलेबस फिर भी थोड़ा सा डिटेल्ड है, उसके लिए हम अलग से एक सेशन करेंगे, अलग से एक वीडियो देखेंगे। लेकिन आज हम क्या डिकोड कर रहे हैं? वी आर डिकोडिंग हिस्ट्री फॉर, हम क्या डिकोड कर रहे हैं? हम डिकोड करेंगे आज हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स। सर कहने को क्या है सर, एक लाइन में हिस्ट्री का सिलेबस उन्होंने दे दिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहां से शुरू होगी, कहां खत्म होगी, कितना उसका डायमेंशन है, कितना उसका डेप्थ है। सो लेट अस बिगिन दिस। बिफोर दैट हमेशा याद रखिए, सिलेबस को डिकोड करने से पहले, सिलेबस को एक्सपैंड करने से पहले, ये आपको लगता है कि यहां से हम लोग कह देते हैं कि सिलेबस को बाय हार्ट कर लो, सिलेबस को याद कर लो, कई लोग ये भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेबस पता है, यानी कि डिकोडेड फॉर्म में, आप याद रखिए आपको बार बार हर चीज में जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कहां रुकना है, किस सब्जेक्ट को किस डेप्थ तक पढ़ना है, ये कहां से पता चलेगा? ये यहां से पता चलेगा अगर आपको सिलेबस पता है तो। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमिट दिस मिस्टेक। वो आते हैं, सर यूपीएससी की तैयारी करना है, लेट्स डू इट, लेकिन दे फॉरगेट कि सिलेबस को भी तो देखो। दिस इज नॉट अवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम कि हमने एग्जाम से 10 दिन पहले सिलेबस देखा, आधा क्वेश्चन ऊपर से उठाया, आधे क्वेश्चन नीचे से उठाया और काम हो गया। नहीं सर, दिस इज अ टोटल प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। सिलेबस के बाद आप देखिए कि पीवाईक्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, तब आपका एक सेट ऑफ रिसोर्सेस तय होता है, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है, उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू होती है। सो नाउ टेकिंग ओनली दिस पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट को अगर हम डिकोड करने हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हमने क्या किया, हमने इसको 3 पार्ट्स और एक पार्ट और, एक स्टैंडर्ड पार्ट है विच इज योर आर्ट एंड कल्चर, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, इस 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया, पहला डिवीजन। उसके बाद हमने 3 पार्ट्स कौन से हैं सर? एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री का जो एक रफ टाइम पीरियड है, जनरली प्री हिस्टोरिक एज से हम उसको शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो कि इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से या हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू करते हैं। बट लेट्स टेक दैट लिबर्टी, जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, हम इसको थोड़ा सा और पहले से लेके जाते हैं। हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम प्री हिस्टोरिक कल्चर से करेंगे। क्यों? क्योंकि इन जनरल आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो सिलेबस का हम एक्सपीरियंस देखते थे वो था कि ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है मोर और लेस वहां से शुरू होता था। लेकिन
अब क्या हो गया, क्योंकि अब जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई, जो कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए, उसमें उस टाइम पीरियड का, जिसका हरप्पन टाइम पीरियड से भी पहले के एविडेंसेस हमारे पास हैं, और वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन कंस्ट्रक्टिंग. सी द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडियन हिस्ट्री बिफोर दिस इज स्टिल गोइंग ऑन. तो वो अभी भी उससे पुराने एविडेंस मिल गए, तो हमने क्या करना है, हमने उससे पहले से शुरू करना है. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक कल्चर. सारे आपके जो स्टोन एज है वो आपको इसमें देखना है. वी हैव टू टॉक अबाउट पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, ऑल दोज एजेस, वी विल टॉक अबाउट दैट. और फिर हम वहां से आएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या ये पुराने जो बुक्स हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये भी उतना ही वैलिड है जितना इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहना वैलिड है. सो दोनों टर्म्स यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है. हरप्पन सिविलाइजेशन नई किताबों में दिखता है, इंडस वैली जो है वो पुरानी किताबों में दिखता है. तो इसको कहां तक देखेंगे, इसको हम देखेंगे व्हाट वर द डिफरेंट फेजेस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर. हम देखेंगे कि कैसे ये दूसरे कल्चर्स के कांटेक्ट में आए, और फिर आप देखिएगा कि इसका डिक्लाइन कैसे होता है. आफ्टर दैट ह्यूमन सेटलमेंट का जो नेक्स्ट फेज आया इंडिया में, एंड दैट इज द पैस्टोरल एंड द फार्मिंग सोसाइटी. आर्यन इन्वेजन कह लिया जाए, या एक नया फेज ऑफ सेटलमेंट कहा जाए. एंड दिस इज वेयर वी विल टॉक अबाउट दिस, कि किस तरीके से उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो कहां से आए, वो किस डायरेक्शन से आए, किस डायरेक्शन में वो सेटल हुए, और इंडस वैली के लोगों का क्या हुआ. नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द ऋग वैदिक एंड द लेटर वैदिक फेज. जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में हम देखेंगे. वैदिक पीरियड के बारे में हम क्या देखेंगे, हम मोर और लेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सोशल एस्पेक्ट है उसकी बात करेंगे. हम उसी में बात करेंगे उपनिषद्स की. यहीं से आपको आपके आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है विच इज रिलीजियस फिलॉसफी, इंडियन रिलीजियस फिलॉसफी, वहां का एक बहुत बड़ा जो है पार्ट आपको यहां पे मिलेगा. देन कैसे एक समाज सेटल हुआ और फिर वो ग्रो करना शुरू हुआ. सी the political and the social organization, how that society grew, evolved and developed into the Mahajanpadas. Janas से जनपद, जनपद से महाजनपद. सो ग्राम, जना, जनपद, महाजनपद. और इसी दौरान एवोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि हम सोशल एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, हम एवोल्यूशन देखेंगे वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम की. देन द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन. फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन यहां, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन महाजनपदा. 16 महाजनपदास के बारे में आपने देखना है. उसके बाद देखना है कि कैसे 16 के बाद सिर्फ 4 बची, 4 के बाद कैसे एक मगध जो है वो इवॉल्व हुई. उसके बाद इसी दौरान हमको क्या दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. जैनिज्म, बुद्धिज्म दोनों का राइज मोर और लेस उसी पीरियड में होगा, महाजनपदा के पीरियड में. एक दूसरे के टाइम पीरियड जो है वो सेम है. 600 बीसी से लेके 300 बीसी तक का एक टाइम पीरियड हमने देखना है. वहां पर जैसे जैसे महाजनपदास जो है ये, इनका साइज घट बढ़ रहा होगा, इनका एरिया घट बढ़ रहा होगा, और उसी दौरान हमको दिखेगा एक नई काउंटर रिलीजियस फिलॉसफी अगेंस्ट द वैदिक फिलॉसफी, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इसमें बुद्धिज्म का इंपैक्ट ज्यादा होगा, और इसीलिए हम बुद्धिज्म को, क्योंकि इनिशियल एस्पेक्ट में आप देखोगे बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट रहा, तो हम यहां पर क्या देखेंगे, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म हमने दोनों देखना है. फिर हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की. मौर्यन से पहले इसी ट्रांजिशन में हम देखेंगे द राइज ऑफ मगध. मगध कैसे 16 महाजनपदास से कैसे एक मगध जो है वो राइज होता है, और यहीं से शुरुआत होगी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, यानी कि अब वंश जो है उनका शासन होगा. दैट इज हम हर्यंका डायनेस्टी से शुरू करेंगे, ग्रेजुअली जो है हर्यंका, शिशुनाग, नंदा, और फिर हम जो है मौर्यंस के ऊपर आएंगे. पहला एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर. एम्पायर टर्म 3 ही बार यूज हुआ, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर एंड द मुगल एम्पायर. 3 ही बार जो है, उसके बाद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म था. तो एम्पायर टर्म जो है हम सिर्फ 3 बार यूज करते हैं, और उसमें से पहली बार कहां आएगा, यहां पर. सो यहां पर हमने
मौर्यंस को जो है इन डिटेल देखना है। इस पूरे पार्ट में हमने देखना है कि उनका कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। फोकस हमारा किस पे रहेगा? फोकस हमारा रहेगा अशोका एंड हिज धम्मा। सो द न्यू फॉर्म, द न्यू वर्जन ऑफ बुद्धिज्म जो अशोका लेके आए, अशोका's धम्मा, उसके बारे में आपको देखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देन पोस्ट मौर्यन, मौर्यंस का डिक्लाइन होगा, अशोका तक आप देखना है चंद्रगुप्त कैसे मौर्यंस को स्टैब्लिश करेगा, अशोका कैसे उसे पीक पे ले जाएगा, एंड हाउ इट विल फॉल, हाउ इट विल डिक्लाइन, ये आपने देखना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन किंगडम्स एंड सोसाइटीज की। इसमें इन सारों को देखेंगे हम, इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस, कुशान्स एंड सो ऑन। और कंटेम्प्ररी पीरियड में उसी समय साउथ इंडिया में क्या हो रहा होगा, हम इस पे भी फोकस करेंगे थ्रू संगम टेक्स्ट एंड संगम सोसाइटी। सो संगम पीरियड को हमने देखना है, सतवाहनास को देखना है, विच विल बी क्रिएटिंग अ कनेक्शन। सो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा इस दौरान बहुत रिलीजन में बहुत नए वर्जन्स, नए सेक्ट, नए जो है चेंजेस आएंगे, और ये हम कहां से दिखेगा? भागवतिज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म के अंदर चेंज आया। तो बेसिकली ये कल्चर एंड आर्ट है। आप चाहें तो इस पार्ट को आर्ट एंड कल्चर में भी डील कर सकते हैं, आप इसको यहां पे भी डील कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ना है, वेल एंड गुड। आर्ट एंड कल्चर को आप इंटीग्रेट करके भी पढ़ सकते हैं यहां पर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के साथ। खैर, उसके बाद आएगा द गुप्ता एम्पायर। कैसे मौर्यंस के बाद गुप्ताज, मौर्यंस के बाद एक पीरियड आया जब बहुत सारी डायनेस्टीज जो है वो आएंगी, चली जाएंगी। फिर कंसोलिडेशन कहां होगा? कंसोलिडेशन होगा गुप्ताज में। गुप्ताज के कंसोलिडेशन में आप गुप्ता एम्पायर देखेंगे, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो ये इस पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। यहां तक की कहानी रफली from your prehistoric period to 600 CE, from prehistoric period to 600 CE, generally कैलेंडर नहीं है कि बिल्कुल एक ही दिन में ऊपर नीचे हो जाएगा, बट जनरली दिस इज द एंशिएंट हिस्ट्री। इस पीरियड को हम एंशिएंट हिस्ट्री में लेते हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम कहां जाएंगे सर? एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हम आते हैं अर्ली मिडिवल। अर्ली मिडिवल यानी कि मिडिवल को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया, अर्ली मिडिवल एंड मिडिवल। अर्ली मिडिवल यानी कि 600 से लेके 1200 तक एक रफ डायमेंशन, और 1200 से लेके 1800 तक मिडिवल। तो अब गुप्ताज जो है वो जा चुके हैं, तो यहां पर हम अर्ली मिडिवल इंडियन मेजर डायनेस्टीज की बात करेंगे। हम यहां पे बात करेंगे हर्षवर्धन, हम यहां पे बात करेंगे मौखरीज की, हम मैत्रिकाज की बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरी आगे चल के जो डायनेस्टीज हमको दिखेंगी, द प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास, देन वी विल टॉक अबाउट द अदर राजपूत क्लैंस जो समय समय पर रूल करते रहेंगे, चौहान, तोमर्स। सो बहुत सारी डायनेस्टीज जो है नॉर्थ इंडिया में इस समय पर रूल कर रही होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ का जो भी पॉलिटिकल और एग्रेरियन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनको देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट देखेंगे। और इसी दौरान होगा क्या? इसी दौरान होगा द अरब, द टर्किश इन्वेजन। सो इसी के कंटेम्प्ररी क्या होगा इंडिया में? अरब और टर्किश इन्वेजन। सो ये सारी चीजों को आपने देखना है। उसके बाद 750 टू 1200 वाला जो पार्ट है, यहां पर ये आपके आर्ट एंड कल्चर में भी आता है, ये आपके मिडिवल हिस्ट्री में भी आप चाहो, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से देखोगे तो मिडिवल हिस्ट्री में आता है। टॉपिक के नेचर के हिसाब से देखोगे तो उसने आर्ट एंड कल्चर में आना है कि रिलीजन सर्कमस्टेंसेस क्या थे, टेम्पल्स का सिग्निफिकेंस क्या था, इस्लाम, सूफिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस, इस पीरियड का। इसी पीरियड में हम कंटेम्प्ररी जाएंगे साउथ की तरफ, इस पूरे पीरियड में। तो नॉर्थ इंडिया में जो हो रहा होगा वो, फिर उसी कंटेम्प्ररी साउथ में क्या हो रहा होगा। साउथ में मतलब हम बात करेंगे राष्ट्रकूटास की, चालुक्यास की, पल्लवास की, चोलाज, इंपीरियल चोलाज, हम उनकी बात करेंगे। एंड देन वापस हम आएंगे 13-14 सेंचुरी के लिए नॉर्थ की तरफ। सो अब ये जो पीरियड है, ये पीरियड किसका है? ये पीरियड है दिल्ली सल्तनत। ये पीरियड किसका है? ये पीरियड दिल्ली सल्तनत का है। अब यहां से थोड़ा सा आपको डायनेस्टिक थोड़ा सा इन डिटेल है जो कि आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुरीद और गजनविद जो इन्वेजन्स हुए उनके कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। फिर स्लेव रूलर्स, इंपॉर्टेंट रूलर्स को आपको फोकस करना है। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करना है,
हमें बात करनी मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज तुगलक की। यही 3-4, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्लेव रूलर्स में देखोगे तो फोकस करना है आपको इल्तुतमिश पे और फोकस करना है बलबन के ऊपर। सो बेसिकली आपको 4-5 रूलर्स पे फोकस करना है सल्तनत पीरियड में। दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक पे कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा ही वाज द फाउंडर। उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद बलबन, बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक। यही 5 जो है रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इसमें जो है इन्वेजन्स भी हुए। मंगोल्स इन्वेजन कब हुआ, तैमूर का इन्वेजन कब हुआ, ये आपको ध्यान देना है। फिर डिस्ट्रक्शन एज कोटेड बाय हिस्ट्री, डिस्ट्रक्शन डन बाय मोहम्मद बिन तुगलक और डैमेज कंट्रोल डन बाय फिरोज तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेजुअली हम देखते हैं यहां से दिल्ली सल्तनत जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। बाकी जो मेजर जो फोकस है जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है वो है स्पिरिचुअल मूवमेंट इन हिंदुइज्म, भक्ति सूफी मूवमेंट की बात हो रही है, एंड इस्लाम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देयर आफ्टर अब ये कहां आ गए, अब ये आ गए हम मुगल पीरियड के ऊपर, द मुगल एम्पायर। सो ये अर्ली पीरियड है, अर्ली पीरियड। सो 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी की हम बात करेंगे तो डायनेस्टीज की बात करेंगे। यहां पे हम डाउन साउथ जाएंगे, कहां, विजयनगर और बहामनी किंगडम में। फर्स्ट स्टेज ऑफ मुगल एम्पायर यानी कि 1526 टू 1540, यहां पे हम इसकी बात करेंगे। और इसी दौरान बात करेंगे अगले पीरियड की जिसने दिल्ली या इस पूरे एरिया को कंट्रोल किया, एंड दैट वाज दी सूर डायनेस्टी, शेरशाह सूरी की बात करेंगे। देन कल्चर की तरफ आओगे तो कबीर, गुरु नानक एंड सिखिज्म, ये वाला पार्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट हियर एंड हाउ दैट प्लेड अ रोल इन द स्प्रेड ऑफ रीजनल लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। फिर सेकेंड फेज ऑफ मुगल एम्पायर आएगा, दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1555 टू 1707 टू 1857। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फेज है आपके लिए औरंगजेब तक का। फिर इसमें क्या है, कैसे मुगल एम्पायर एक्सटेंशन हुआ, डेक्कन की तरफ कैसे गया, रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी, यहीं पे मराठास का आपको देखना है, शिवाजी का क्या रोल था, पर्शियन एंड रीजनल लिटरेचर, ये डेक्कन की तरफ था। देन आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इकोनॉमी, ट्रेड विथ यूरोप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पोजीशन ऑफ वुमेन, इन सारे टॉपिक्स को आपको इसमें देखना है। देन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, रफली ये वाला पीरियड हम कहते हैं, और द राइज ऑफ मराठास एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल, दैट वाज मोर और लेस, और मराठा पावर अंडर पेशवा। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। मूविंग ऑन, मॉडर्न इंडिया। अब 1707 औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, उसके बाद देयर विल बी सम टर्मोइल, रीजनल प्रोविंसेस निकल के आएंगी, बट उसी दौरान एक मेजर चेंज आ रहा होगा, एंड दैट इज द कर्नाटक वॉर्स। इसमें पहले एक चैप्टर और आप चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज योर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एंड राइज ऑफ ब्रिटिश। तो वो एक छोटा सा पार्ट है कि कैसे पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये लोग आए और इस्टेब्लिश हुए, लेकिन इन सब में राइज कौन हुआ, इन सब में सरवाइव कौन कर गया, सरवाइव किया ब्रिटिश। सो ब्रिटिश की शुरुआत हम देखेंगे, हम शुरुआत करेंगे कर्नाटक वॉर से, मैसूर, मराठा, देन कैसा कंसोलिडेशन इन बंगाल, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो, एंड द अर्ली कंपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश राज, यानी कि आप रफली 1775 तक आ चुके हैं। 1793 में अब क्योंकि उनके इकोनॉमिक इंपैक्ट को हमको समझना है तो हमें समझना होगा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हमें समझना होगा जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेलवेज, कमर्शियलाइजेशन, एंड द इश्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फिर इसी दौरान यानी कि अर्ली 19th सेंचुरी की तरफ हम आ जाते हैं, कैसे यहां पर सोशल चेंजेस आए। सो बेसिकली सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, इंडियन रेनेसां की हम बात करेंगे जो दूसरे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। सो आपको इसको देखना है। देन हाउ द इफेक्ट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेजेस, दिस इज ऑल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉन्फ्रंटेशन टू द ब्रिटिश रूल, अर्ली अपराइजिंग्स की हम बात करेंगे 1857। सो यहां पर बात करेंगे किसकी, द रिवोल्ट्स, द रेबल्स, अपराइजिंग्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स बिफोर 1857, और फिर द वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसका कैरेक्टर क्या था, कोर्स क्या था, उसका रिजल्ट क्या था, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर बात करेंगे किसकी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो 1857 के बाद क्या हुआ उसकी बात हम करेंगे, कैसे द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस,
क्रिएशन ऑफ एसोसिएशंस, पॉलिटिकल मूवमेंट, कांग्रेस का फॉर्मेशन होगा 1885 से। अब इसको भी आप चाहो इस पूरे फेज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 1885 टू 1905 टू 1940। सो इसको 3 ऐसे फेज में डिवाइड कर लेते हैं, 1805 टू 1905 टू 1915 टू 1947। सो एक फेज ये, एक फेज ये, एक फेज ये। यहां पे आप इसकी बात करोगे फर्स्ट फेज में, ठीक है, कैसे मॉडरेट, स्वदेशी, ऑल दीज थिंग्स हैपन, और यहीं पर हमको दिखेगा डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी कि द फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism, कांग्रेस स्प्लिट एंड सो ऑन। देन आप पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे आप मॉन्टफोर्ड, यहाँ पे आप मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स की बात करोगे, यहाँ पे आप बात करोगे कैसे ब्रिटिश पॉलिसी जो है वो शिफ्ट हुई टुवर्ड्स डिवाइड एंड रूल, उसको एक झटका लगेगा इन द कांग्रेस लीग पैक्ट ऑफ 1916, द लखनऊ सेशन। फिर एमरजेंस ऑफ गांधी ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म, कैसे गांधीयन थॉट्स और टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, हम उसकी बात करेंगे। नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, खिलाफत, इन सारी चीजों की बात करना है। कैसे जो है यू नो दीज रेवोल्यूशनरी, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, यहां तक आप जाओगे। देन सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पार्टीशन, एंड विल टॉक अबाउट दिस। देन यहां से आपको यानी कि 1905 से लेके 1947 तक का पूरा टाइमलाइन जो है ईयर बाय ईयर आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कब हुई। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाता है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, वहां यह नहीं लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अब आप चाहो तो इसको हॉल्ट दे दो 47 पे, या आप इसको इंडिपेंडेंस से आगे भी लेके जाओ। रफली स्टार्टिंग के फेज को मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के फोकस करते हुए पढ़ लेना चाहिए। दैट इज जब तक नेहरू जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, 1964 तक की हम बात करेंगे कि नेहरू का विजन क्या था, नॉन अलाइनमेंट क्या था, ये सारी चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। तो ये तो बात हुई सर, हमने सिलेबस को डिकोड किया, सिलेबस को स्प्लिट किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स। अब इसी में आपको बहुत सी चीजें हैं जो कि फैक्चुअल है, जैसे आप चाहो तो एक लिस्ट ऑफ बुक्स अलग से बना सकते हो, यानी कि कौन सी, ये वाली बुक्स नहीं जो इस दौरान इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, उनकी हम बात कर रहे हैं। आप यहां पर लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, जो इस दौरान आप, दैट इज ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और जैसे जैसे आप इस कोर्स ऑफ लाइन को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि रिसोर्सेस क्या होना चाहिए। सर अब ये तो पता चल गया सिलेबस क्या है, दूसरा सवाल, सिलेबस तो ठीक है, पढ़े कहां से? पढ़ने के लिए अब आई हैव डन वन थिंग कि हमारे पास एक एसेंशियल बुक है, यानी कि विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर एस शर्मा। आप इसको पढ़िए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आपको सप्लीमेंट करना है, सप्लीमेंट इन द सेंस ये एक हो गया, दिल नहीं भरा और फोकस करना है, तो आप क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड जो एंशिएंट इंडिया है उस पर फोकस कर सकते हो। उसके अलावा जो न्यू एनसीईआरटीज में बॉक्सेस में, येलो बॉक्सेस में जो इंफॉर्मेशन है, दैट यू कैन डू, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये एंशिएंट इंडिया का हुआ। सर जब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, वेरी गुड बुक। सप्लीमेंट्री या एडिशनल रीडिंग कहां से लेना है? सर यहां से लेना है। फिर वही सेम चीज आपको मिडिवल हिस्ट्री में भी फॉलो करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा आप पढ़िए, बेसिक बुक है, फंडामेंटल बुक है। ये जो एसेंशियल बुक लिखी है ना, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आप किसी और बुक से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप इस सोर्स को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इस सोर्स को चेंज नहीं करना है। देखो यहां से इस एक्सरसाइज के बाद, इन सोर्सेस को डिफाइन करने के बाद जो भी तुम्हारी लिस्ट ऑफ सोर्सेस बननी है ना, याद रखना उससे हमें डिफर नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है। यह नहीं करना है कि 6 महीने पढ़ा, फिर कहीं से कुछ और किताब सुन ली, कहीं से कुछ और सुन लिया और फिर उसकी तरफ दौड़कर इनको अधूरा छोड़ दिया। तो ना तो यह समझ में आएगी ना वो समझ में आएगी। इस एग्जाम का कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट। और ये यूपीएससी ने बार बार प्रूव किया है। जिस हिसाब से वो सवाल पूछ रहे हैं, जिस हिसाब से उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल है। आपकी सारी पढ़ाई एक तरफ रखी रह जाएगी अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं है। सबसे बड़ा हर्डल इस एग्जाम में अगर कुछ है तो वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है। इस बात को लिख के रख लो। उसके बाद की चीजें आसान है, उसके बाद की चीजें आपके लिए
आपके लिए बहुत बड़ा एक विंडो ओपन है, लेकिन यहां 100 क्वेश्चन है जो कि जिसने सबको तय करना है. द डेस्टिनी ऑफ एवरीवन इज ऑफ 100 क्वेश्चंस, दैट्स इट. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. और 100 क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से नहीं आने, ओवरऑल आने. इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरमेंट भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, मल्टीपल थिंग्स, करंट अफेयर्स भी हैं. और इसमें क्या होगा, सिर्फ 100 क्वेश्चन है, किसी को नहीं पता कितना आएगा, कहां से आएगा. यू नीड टू बी वेल वर्स्ड हियर. प्रीलिम्स निकाल लोगे तो समझ लीजिए आपने आधी जंग जीत ली. भले ही कहने को सर 100 नंबर का हिस्सा है पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पार्ट है, लेकिन इट इज मोर देन हाफ. वेल बिगन इज हाफ डन, दैट वेल बिगन इज प्रीलिम्स. तो यहां पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या है, हमारी एसेंशियल बुक, इंपॉर्टेंट बुक विच इज नॉट रिप्लेसेबल, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा. उसके बाद अगर आपको एड ऑन करना है, सो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, या स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर, ये आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो. मूविंग ऑन नेक्स्ट, आर्ट एंड कल्चर. बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्ट एंड कल्चर. अब इसके लिए एसेंशियल बुक जो है, जो फंडामेंटल बुक है, बेसिक बुक है, दैट इज क्लास 11 फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी. ठीक है. दिल कर रहा है आगे बढ़ने का तो यू कैन गो फॉर आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. लेकिन आई विल सजेस्ट दैट बिफोर यू मूव ऑन टू दैट, हियर आर सम क्लासिकल बुक्स. मतलब पुराने वक्त से, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहो, आपका दिल है, वैसे दिस इज मोस्टली ऑप्शनल के बच्चे जो है इस पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं दिल नहीं भरा, टाइम भी है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी लग रहा है कि नहीं आर्ट एंड कल्चर पे या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे इतना समय लगा देना चाहिए, तो लगा दो. सो सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम की बुक है मिडिवल हिस्ट्री की. एल बैशम की किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, सो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए अच्छी किताब है. उपेंद्र सिंह है इंडिया आफ्टर गांधी फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस, रामचंद्र गुहा की किताब है. लेकिन सर ये तो रिसोर्सेज होगा. यहां से अब आप अपने क्या करना, सर सिलेबस समझ में आ गया, चेक. रिसोर्सेज इनमें से जो आपको सुटेबल लगे आप उसको डिफाइन करो, आप उसको फाइनलाइज करो. अब क्या करें सर, इफ सिलेबस भी हो गया, चेक कर लिया, सर रिसोर्सेज डिफाइन कर लिया, अब सवाल है कि अब क्या करें, कैसे इन चीजों से डील करें. अब यहां से आपको कोशिश करिएगा, हिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्चुअल होंगे, है ना. हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होंगे उसमें कंसेप्ट्स का इंटरमिक्सिंग होगा, तो शॉर्ट नोट्स रहेंगे. दैट विल हेल्प यू इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिटेल्ड नोट्स हियर इन दिस पार्ट ऑफ एग्जाम. ठीक है. देन पीवाईक्यूज. अब इन सब के बाद आपने कर लिया, अब आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर कोई कह देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, लेकिन कैसे करो, बैठ के कैसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, आपको यहां पर नोट्स बना लोगे, ये सब आपकी मर्जी से. आपने नोट्स बना लिए, अब आपने क्या करना है, पीवाईक्यूज. लेकिन पीवाईक्यूज को एनालिटिकल वे में करना है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्यों आया, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्यों आया, क्या रेलेवेंस था उस पर्टिकुलर साल में, क्या ऐसा कुछ हुआ था. और अगर आपने ट्रस्ट मी, अगर आपने पीवाईक्यूज पे अपना टाइम लगा दिया, आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगले साल क्या कहां से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है. आपको सिर्फ उस एक सही ऑप्शन को एनालाइज नहीं करना है, आपको उन 3 गलत ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए. तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो फुल प्रूफ होगी. पीवाईक्यूज का मतलब यह नहीं कि 1000 क्वेश्चन लेके बैठे, टिक मारना शुरू किया, ठीक है 1000 क्वेश्चन करे, 600 सही 400 गलत, कहानी खत्म. नो. प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए. स्ट्राइक रेट क्या होता है? दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट. यू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस, 50 करेक्ट, 15 करेक्ट, गॉन. You attempt 60 questions, 55 correct, 5 wrong, you will score more. समझ में आ रहा है? This is what you have to do. You have to focus on strike rate. यहां पे वॉल्यूम उतना काम नहीं करेगा, बेसिक वॉल्यूम तो टच करना पड़ेगा. जो कट ऑफ का रेंज चल रहा है उसके वहां तक तो पहुंचना है. लेकिन जहां जितना आपको 100 क्वेश्चंस आता है, आप 100 मार्क करिए. लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके कम से कम 80 to 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब उस 100 को स्कोर करने का मतलब है.
आपने 100 किया, सर 60 सही 30 रॉन्ग, फिर बैठ के रिजल्ट का वेट करो कि बिल्कुल एच पे आ रहा है, नंबर जो है हमारा बिल्कुल एच पे आ रहा है, हमारा जो एग्जैक्ट 100 स्कोर आ रहा है। अब क्या करें सर? उससे अच्छा ये है आप 80 क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप 100 करके 60 कर रहे हो ना, आपके 80 क्वेश्चंस करोगे तो भी आपका 55 ही होगा। वो जो आप एडिशनल 20 क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसमें से हार्डली 5 सही होंगे। ओवरऑल स्कोर 0, 5 करेक्ट 15 इनकरेक्ट, ओवरऑल स्कोर 0, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई स्कोर नहीं बढ़ने वाला। सो दिस इज हाउ। सो आगे चल के आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्या तरीका होता है, पीवाईक्यूज में कैसे डील करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज कैसे करना है। सिर्फ पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं है कि एक उठाया, एक क्वेश्चन दिया, उसको मार्क कर दिया, सर ये सही है, हम खुश। वो सही क्यों हो गया? वो क्या सही इसलिए हो गया कि तुम्हें वो पिन पॉइंट आता था, एग्जैक्ट आंसर पता था, या वो इसलिए सही हो गया क्योंकि फॉर्चुनेटली जो बाकी के 2-3 ऑप्शन दिए गए थे उसके साथ वो तुम्हें पता था कि ये तो नहीं है। व्हाट इफ ऑप्शंस का सेट चेंज कर दिया गया होता? वो तो ABCD की 4 चीजों के साथ आए हैं तो आपने सही कर दिया। उन लेट्स से करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि आपको पता है कि A B तो नहीं है, D के भी चांसेस कम है, तो C मुझे सबसे ज्यादा सही लग रहा है। वो सही क्यों लग रहा है सर? ये जिस दिन आप इस स्टेज से आगे निकल जाओगे, दैट इज व्हाट योर पिन पॉइंट प्रिपरेशन इज। सो दिस इज इट फ्रॉम माय एंड। हमने सिलेबस डिकोड किया। आगे के वीडियोस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, मेंस के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, ये हम देखेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट टाइम, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।